हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके न परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे इग्नू एमपीएस 002 के के दिसंबर 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है। आज हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स। तो आज हम आपको क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, पैटर्न क्या रहता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करना। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए होने वाली है। तो स्टार्ट करते वीडियो। तो अगर मैं इस पेपर की बात करूँ तो पेपर आपका 100 नंबर का आएगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे 500 शब्दों में। ठीक है, हर भाग से आपको 2 प्रश्न करना अनिवार्य रहेगा। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर आधुनिकवाद के प्रमुख विषयों का वर्णन करें। एक्चुअली इसमें जो क्वेश्चन जो बनते हैं ना, वो इंटरनेशनल से बनते हैं, मतलब जो इंटरनेशनल थ्योरीज होती है उसके बेस पे इस पर क्वेश्चन बनते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन रहता है वो है उत्तर आधुनिकवाद, यानी आपको आधुनिकवाद के बारे में पढ़ के बिल्कुल जाना है। ठीक है, क्योंकि आधुनिकवाद की प्रमुख विषयों के वर्णन कीजिए, इसकी विशेषता बताइए। पहले नंबर पे ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दूसरे में आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रीय सहयोग के प्रति एशियन तथा अफ्रीकन दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिए, यह दोनों एक दूसरे से भिन्न कैसे है। एक्चुअली देखिए, दूसरे नंबर पर जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले। दूसरे नंबर पे क्वेश्चन आपको इस तरीके से देखने को मिल सकता है, कोई किसी दो देशों के क्षेत्रीय सहयोग के ऊपर पूछ सकता है। मतलब जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हो तो हम यहाँ पे हम स्टेट की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम बात कर रहे हैं कंट्रीज़ की, जो कंट्रीज़ अलग अलग। वैसे पॉलिटिकल साइंस में कंट्रीज़ को स्टेट ही बोला जाता है। ठीक है, बट अगर मैं स्टेट आपसे बोलूँ तो आपको लगेगा कि हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो स्टेट्स मतलब बड़ी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ में क्षेत्रीय सहयोग क्या है, ठीक है, उनकी विशेषता क्या है, उसके बारे में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तीसरे नंबर पे बनेंगे मध्य शक्ति, मिडल पावर तथा उभरती हुई शक्ति। अब देखिए, उभरती हुई शक्ति की बात की जाए तो भारत एक उभरती हुई शक्ति है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट करना। और मध्य शक्ति की बात करें, मिडल शक्ति की, वो देश जो देश अभी विकासशील है, जो कि विकसित होने वाले हैं, बड़ो मध्य में है। मतलब जो देश अभी डिपेंडेंसी मतलब थ्योरी पे है, जो किसी पे निर्भर है, बट अभी वो धीरे धीरे करके कह रहे हैं कि जैसे भारत के अंदर मेक इन इंडिया चल रहा है, तो भारत को आप मध्य शक्ति बोल सकते हो। और ऐसी अगर उभरती हुई शक्ति की बात की जाए तो भारत एक उभरती हुई शक्ति है। चीन एक आपका विकसित देश है, तो चीन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि चीन कभी मध्य शक्ति हुआ करता था। मतलब मध्य शक्ति को आप इस तरीके से बोल सकते हो कि मिडल पावर, जो मिडल में रह के दो देशों को जोड़ती है। ठीक है, सैद्धांतिक रूप से पढ़ोगे बदल जाएगा। तीसरे नंबर पे नई विश्व व्यवस्था के भारत के लिए क्या नेतार्थ है, इन परिस्थितियों में क्या क्या विकल्प मौजूद है। तो नई विश्व व्यवस्था का मतलब है अमेरिका। जी हाँ, नई विश्व व्यवस्था अमेरिका को बोला जाता है। जब सोवियत संघ हार गया था तब अमेरिका ने नई विश्व व्यवस्था लागू की थी, जिसके अंदर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसको बोला जाता है। ऐसी जब नई विश्व व्यवस्था आई थी तो डॉलर, आज के टाइम आप देख सकते हो, अगर आप विदेश में अगर आपको बिजनेस करना है तो डॉलर आज के टाइम पे चलता है। तो नई व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें ऐड की गई, तो इसमें हम बेसिकली अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। पांचवा है आपका एफडीआई, यानी प्रत्यक्ष विदेश निवेश। यानी आप ये कह सकते हो आपको एफडीआई के बारे में पढ़ना है। तो एफडीआई आप ये कह सकते हो कि एफडीआई का सीधा सीधा अर्थ मैं ये कह सकता हूँ कि कोई बाहर की कंपनी जैसे भारत में अगर निवेश करती है, तो निवेश करती है, शेयर खरीदती है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो इन्होंने अंतर पूछा है, पोर्टफोलियो निवेश और एफडीआई में अंतर क्या है, तो ये आपको बताना। तो जहाँ तक क्वेश्चन ये भी बनता है कि एफडीआई क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसमें अंतर क्या है, सर आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन है बहुनिर्जातीय समाजों के संदर्भ में आत्मनिर्णय की अवधारणा का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ठीक है, तो ये बहुनिर्जातीय आता रहता है, और ये बहुनिर्जातीय आ जाएगा आपका क्या कहते हैं, जातीय हिंसा के ऊपर आ जाएगा। तो आप देख लेना, क्वेश्चन एक ही जैसे बनते रहते हैं। सातवें में आएगा टीएनसी एमएनसी। देखिए, यहाँ टीएनसी दे रखा और एमएनसी दे रखा होगा। तो टीएनसी और एमएनसी एक ही होती है। इन दोनों का मतलब है ऐसी कंपनियां जिनका जो हेडक्वार्टर होता है वो किसी और देश में होता है, बट इनकी जो शाखाएं होती है वो अलग अलग देश में वर्क करती है। इन्हीं को टीएनसी या एमएनसी कहा जाता है। जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये सारी टीएनसी और एमएनसी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है टीएनसी एमएनसी का तात्पर्य क्या है, इसकी विशेषता क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी ने टीएनसी को मानवाधिकार के प्रति जवाबदेही पर टिप्पणी लिखी है। तो कुल मिला के बोला गया कि मानवाधिकार के प्रति
जवाबदेही टीएनसी की बनती है नहीं बनती। पहले तो आप ये लिखोगे कि टीएनसी एमएनसी क्या है, उसके बाद एक नीचे जाके जब आप पेज एक भरोगे तो उसमें मानव अधिकार के बारे में लिखेंगे। देखिए एमएनसी जो होती है वो उन देशों में व्यापार करती है जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है, जब बाजार होता है। जैसे भारत एक बाजार है, इसलिए चाइना अपनी जो कंपनीज है बाजार में लगा रखी है, क्योंकि भारत को बाजार के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ सस्ती लेबर होती है, तो एमएनसी टीएनसी ऐसी जगह पे जाती है जिनको टैक्स में छूट मिले। तो आप पढ़ लेना मानव अधिकार के बारे में, मानव अधिकार के भी कई सारे फॉर्म्स हैं, उनको भी आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। 8वें नंबर पे क्वेश्चन पूछा गया, सोवियत संघ यूएसएसआर के विघटन के बाद मध्य एशिया में राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति थी। जब सोवियत संघ, जिसको आज रसिया बोला जाता है, रूस, जब उसका विघटन हो गया, ऐसी कंडीशन में मध्य एशिया में राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति थी। ठीक है, अल्पसंख्यक की बात की जाए तो गरीबी बहुत हो गई थी। ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा था उन देशों में जो कि देश विकासशील थे। ठीक है, विकसित देशों की बात नहीं कर रहा, जो देश विकासशील थे तो उनको उठने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। अब अल्पसंख्यक की बात की जाए, अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहाँ जो नाइजीरिया के जो लोग हैं, जिनको हम ब्लैक वाइट का जैसे ऐसे आप सभी को पता होगा, तो वहाँ अल्पसंख्यक उनको ब्लैक को बोला जाता है। तो स्थिति काफ़ी ख़राब थी, तो इसको आप विस्तार से बता सकते हो। ज़रूरी नहीं है यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले, हो सकता है यूएसए के बारे में देखने को मिल जाए, अभी करंट से क्वेश्चन उठा दे, जैसे अभी यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, तो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए। 9वां अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने में प्रवासी क्या भूमिका निभाते हैं। प्रवासी क्या भूमिका निभाते हैं अंतर्राष्ट्रीय आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, प्रवासी भूमिका ये निभाते हैं कि अगर वो किसी देश में जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, पर वो बाहर के हैं, बट वो किसी वीज़ा पे जा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में जो प्रवासी होते हैं वो वहाँ के मंच का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो वहाँ की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको विश्व में उठाते हैं, जैसे आपका WTO में जैसे व्यापार होता है। ठीक है, व्यापार से जो जुड़ी हुई रणनीतियाँ बनाना, अब आप उसमें कई सारी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे आपका इन्वायरमेंटल को भी उठाते हैं, जैसे कई सारे इन्वायरमेंटल के वो होते हैं, क्या कहते हैं, जो आंदोलनकारी। ठीक है, वो अलग अलग देशों में जाके आंदोलन करते हैं, तो आप लिख सकते हो आराम से। 10वां मानव सुरक्षा एजेंडा, ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडा को लेकर किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की कल्पना की गई है। तो मानव सुरक्षा के बारे में पढ़ लेना, बना के आप कितना भी लिख सकते हो। सिंपल सा है, मानव सुरक्षा का मतलब ये है कि हर मानव को सुरक्षा के साथ साथ उसका कल्याण हो, और सुरक्षा के साथ साथ उसको अपना विकास करने के लिए उतनी स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। तो पढ़ लेना, इजी रहता है और ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, थोड़ा सा पढ़ के जाओगे आराम से इसको निकाल दोगे। ठीक है, और बाकी इंग्लिश मीडियम वाले आप भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके रहते हैं। और देखिए एक्चुअली ना ये थोड़ा सा जो सब्जेक्ट है ना, थोड़ा सा टेक्निकली अलग है। एक्चुअली इसमें इंटरनेशनल आता है, तो देश इतने सारे, किसी भी देश का मुद्दा उठा देंगे, कि जैसे यथार्थवाद आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो आप पढ़ के जाना, पूरा जो सिलेबस है कवर करके आना, और मैं कहूँगा कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, 5वां आप आराम से बना के लिख सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।